नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इजरायल यात्रा से रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित होंगे और दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 8 की एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के उल्लेख पर स्वतः संज्ञान लिया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बलों के कर्मियों को आवंटित वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाने का निर्णय लिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सैन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। और कोलंबो में आईसीसी T20 विश्व कप के सुपर 8 में आज शाम न्यूजीलैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की राजकीय यात्रा पर इजरायल रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि इजरायल की उनकी 2 दिन की राजकीय यात्रा से दोनों देशों के बीच स्थायी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित करेगी और दोनों देशों के लिए एक लचीले, नवोन्मेषी और समृद्ध भविष्य की साझा दृष्टि को आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के साथ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी में हुई महत्वपूर्ण प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा तथा सुरक्षा, कृषि, जल प्रबंधन, व्यापार और अर्थव्यवस्था, दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर बातचीत होगी। पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श की संभावना है। श्री मोदी कल इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे। और अब चलते हैं यरूशलेम में प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे विशेष संवाददाता धीरज काकड़िया के पास। धीरज जी, प्रधानमंत्री की इजरायल यात्रा में आज क्या-क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतीय समय के अनुसार करीब 4:15 बजे इजरायल की राजधानी तेल अवीव पहुंचेंगे। हवाई अड्डे पर यहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू उनका गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। उसके बाद दोनों नेताओं के बीच निजी बातचीत होगी। दोनों ही नेता डिप्लोमेसी को पर्सनल टच देने के लिए जाने जाते हैं। आरंभिक स्वागत के बाद दोनों ही नेता यरूशलेम जाएंगे। 2 दिन के दौरे के सारे ही प्रोग्राम बाकी के यरूशलेम में ही निर्धारित है। भारतीय मूल के करीब 85,000 यहूदी जो 1948 में इजराइल स्टेट बनने के बाद यहाँ स्थानांतरित हुए थे, सारे ही लोग प्रधानमंत्री को इजराइल में देखने के लिए बहुत उत्साहित थे। आज दिन में कम्युनिटी इवेंट के अलावा जो एक प्रोग्राम है वो टेक एग्जीबिशन का प्रोग्राम है। इजराइल की जो टॉप टेक्नोलॉजीज है उनका एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रधानमंत्री के लिए रखा गया है। ये प्रोग्राम्स के बाद सारे ही प्रोग्राम्स खास करके जिसमें सहमति के समझौते होने वाले हैं वो कल के लिए रखे हैं। प्रधानमंत्री इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे और ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय नेता होंगे। इसे लेकर कितनी उत्सुकता है? आज जो मुख्य प्रोग्राम है वो यहाँ की संसद, जिसको कनेसेट कहा जाता है, उसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संबोधन का है। इजरायल की संसद यानी कनेसेट एक सदनीय विधायिका है। कनेसेट में 120 सदस्य होते हैं जो लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के माध्यम से चुने जाते हैं और दलों को प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर सीटें आवंटित की जाती है। प्रधानमंत्री का जो संबोधन होने वाला है उसको लेकर पूरे ही इजरायल में उत्साह है और खास करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को इजरायल में बहुत ही महत्व दिया जाता है। धन्यवाद धीरज जी इस जानकारी के लिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि भारत और इजरायल के बीच सौहार्दपूर्ण और भविष्योन्मुखी रणनीतिक साझेदारी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा पर श्री जायसवाल ने कहा कि इस यात्रा का एक ठोस एजेंडा है और इससे दोनों देशों के संबंधों को काफी मजबूती मिलेगी। इजरायल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने कहा है कि उनका देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक है। इससे पहले रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को एक ऐतिहासिक क्षण बताया और भारत इजरायल गठबंधन की मजबूती को रेखांकित किया।
भारत ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच रणनीतिक स्थिरता बनाए रखने और हथियारों की होड़ को रोकने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया है। जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये बात कही। उन्होंने सैन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग और रक्षा क्षेत्र में विश्वसनीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय ढांचे के प्रति देश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। एक रिपोर्ट। भारत की परमाणु नीति को दोहराते हुए विदेश सचिव ने कहा कि एक जिम्मेदार परमाणु हथियार संपन्न देश के रूप में विश्वसनीय न्यूनतम निवारक क्षमता बनाए रखना हमारी प्रतिबद्धता है। श्री मिस्री ने कहा कि भारत सैन्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जोखिमों को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग में मानवीय निर्णय और निगरानी आवश्यक है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत ने विश्वसनीयता, सुरक्षा और पारदर्शिता के आधार पर रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा विकसित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परमाणु हथियारों से संबंधित निर्णय मानवीय नियंत्रण में ही रहेंगे। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैंकिंग क्षेत्र में डेटा विश्लेषण को बेहतर बनाने और धोखाधड़ी के जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने तथा ग्राहकों की सहभागिता बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। नई दिल्ली में संपन्न इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो से पता चला है कि एआई कैसे बैंकिंग तंत्र को तेजी से बदल रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ब्लू मशीन्स एआई की मार्केटिंग प्रमुख अर्पण खोसला ने बताया कि कंपनी एंटरप्राइज ग्रेड वॉइस एआई ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। We are an enterprise voice AI orchestration platform. हम एंटरप्राइज वॉइस एआई ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म हैं। हम वॉइस एआई एजेंट बनाते हैं और उन्हें देश तथा विश्व की बड़ी कंपनियों में तैनात करते हैं। हम बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा, विमानन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग की कई प्रमुख संस्थाओं के साथ काम करते हैं और वैश्विक स्तर पर भी सेवाएं देते हैं। Work with global players as well. श्री खोसला ने शिखर सम्मेलन को भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। I think India AI Impact Summit this is a historic moment I feel. मुझे लगता है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट देश के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर रहा। जैसा कि आप जानते हैं, इसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरा मानना है कि यह एक निर्णायक क्षण है जब दुनिया को यह एहसास हो रहा है कि हम मात्र एआई के उपभोक्ता ही नहीं हैं बल्कि इसे विकसित भी कर सकते हैं। यह एक शानदार उदाहरण है। A lot of this is a great showcase. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 8 की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के उल्लेख का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल बागची तथा विपुल एम पंचोली की खंडपीठ ने इस मामले का संज्ञान लिया। एक रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायालय के समक्ष कहा कि कक्षा 8 के बच्चों को न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जो अत्यंत चिंताजनक है। न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि ये विषय वस्तु संविधान की मूल संरचना के विरुद्ध प्रतीत होती है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बार एसोसिएशन और पीठ दोनों ही इससे चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इस मुद्दे से विचलित हैं। पीठ ने स्पष्ट किया कि वो किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की अनुमति नहीं देगी। कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अनुसार भ्रष्टाचार, लंबित मामलों का भारी बोझ और न्यायाधीशों की कमी न्यायिक प्रणाली के सामने आने वाली कई चुनौतियों में से एक है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में पहचान सत्यापन के लिए 10वीं कक्षा का प्रवेश पत्र उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ पूरक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल बागची तथा न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने ये आदेश पारित किया। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल में तैनात किए जा रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के जवानों को आवंटित वाहनों में जीपीएस ट्रैकर लगाने का निर्णय लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि जीपीएस ट्रैकिंग प्रणाली से आयोग द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक सीएपीएफ कर्मियों की गतिविधियों पर नजर रख सकेंगे। आयोग ने पिछले चुनावों में सीएपीएफ कर्मियों की अप्रभावी तैनाती को लेकर मिली शिकायतों के बाद ये कदम उठाया है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी जाएगा। आयोग मुख्य चुनाव अधिकारी, जिला चुनाव अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें करेगा। आयोग कल तमिलनाडु में भी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के बुल्ढाना जिले के शेगांव में 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि स्वस्थ नागरिक देश को स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आजकल प्रिवेंटिव स्टेप्स जैसे नियमित व्यायाम, उचित खान-पान और संतुलित जीवन शैली पर बल दिया जा रहा है। बीमारियों की रोकथाम में समेकित चिकित्सा पद्धति का महत्व आज पूरा विश्व समझ रहा है। तनाव मुक्त और स्वस्थ जीवन शैली के लिए विश्व भर में लोग योग का अपना रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आरोग्य मेला आयुष के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। इस 4 दिवसीय आयोजन के दौरान आयुष चिकित्सा पद्धतियों के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। आयुष के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए परामर्श शिविरों और औषधि पद्धतियों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे आयोजनों की विशेषज्ञों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और जनसामान्यों के बीच संवाद एवं सहभागिता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रपति कल झारखंड जाएंगे। राष्ट्रपति कदमा में श्री जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में पूसा कृषि विज्ञान मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि सरकार उर्वरकों की उपलब्धता बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगा रही है और किसानों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जल्द ही किसान पहचान पत्र जारी करेगी। श्री सिंह ने AI संचालित बहुभाषी डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत विस्तार के बारे में जानकारी दी। भारत विस्तार ऐसा AI प्लेटफॉर्म है कि जिसमें किसान को कहीं जाना नहीं पड़ेगा। उसके वो कोई IT एक्सपर्ट नहीं होता कि डाउन करो कि लोड करो, उसको सीधे वो मोबाइल पर सवाल पूछे और उसका जवाब मिल जाए। तो ये भारत विस्तार AI प्लेटफॉर्म हमने लॉन्च किया है। अब इसको बाकी भाषाओं में भी हम परफेक्ट करके उसमें हर तरह की जानकारी जाए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि दिल्ली पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं का नई दिल्ली में कथित तौर पर अपमान करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि आरोपी पर कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में 3 अरुणाचल लड़की के साथ मालवीय नगर में जो घटना हुई है, तीनों अरुणाचल लड़की के साथ में मेरा खुद ऑफिस का स्टाफ टच में है और पहले दिन से हम दिल्ली पुलिस के टच में है। अभी नॉर्थ ईस्ट का कोई भी आदमी किसी के साथ दिल्ली में कुछ भी घटना होता है तो तुरंत एक्शन लेता है। पुलिस कार्रवाई किया, मैं खुद बात करके मैं फॉलोअप कर रहा हूँ और अरेस्ट भी हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 3 महिलाओं के साथ कथित दुर्व्यवहार की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। ICC T20 विश्व कप में आज सुपर 8 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबला होगा। ये मैच कोलंबो में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 32 अंक बढ़कर 82,258 और निफ्टी 44 अंक की वृद्धि के साथ 25,469 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन में देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इजरायल यात्रा से रणनीतिक साझेदारी के लिए नए लक्ष्य निर्धारित होंगे और दोनों देशों के बीच संबंध प्रगाढ़ होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 8 की NCERT पाठ्य पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के उल्लेख पर स्वतः संज्ञान लिया। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय बलों के कर्मियों को आवंटित वाहनों में GPS ट्रैकर लगाने का निर्णय लिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच सैन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। और कोलंबो में ICC T20 विश्व कप के सुपर 8 में आज शाम न्यूजीलैंड का मुकाबला श्रीलंका से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।